डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे अपन ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का गठन किस प्रकार से हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी शामिल होते हैं तथा कारखाना, अंशदान, हित लाभ, इन सबको किस प्रकार से परिभाषित किया है। आज अपन इस बात की चर्चा करेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत किस किस प्रकार कर्मचारियों के लिए किस किस प्रकार के हित लाभ शामिल है। वैसे मैंने आपको जब इसके हित लाभ की चर्चा की थी तो मैंने आपको बिंदुवार बताया भी था कि इसमें बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, असक्तता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ, अंत्येष्टि हित लाभ, व्यय मतलब कि का रियम्बर्समेंट आदि कुछ बातें इसमें शामिल की जाती है। आज अपन इन सब बिंदुओं का डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। अगर अपन सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे देश में इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 7 प्रकार के हित लाभ शामिल है। उसमें सबसे पहला हित लाभ है वो है बीमारी हित लाभ। नंबर 2 पे है प्रसूति हित लाभ जिसको मैटरनिटी बोलते हैं। तीसरा है असक्तता हित लाभ, डिसेबिलिटी। फिर है आश्रित हित लाभ, डिपेंडेंट। फिर है चिकित्सा, मेडिकल। फिर है अंत्येष्टि, फ्यूनरल। और फिर है बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट। उपयुक्त हित लाभों में केवल चिकित्सा हित लाभ ऐसा है जिसमें नगद पेमेंट नहीं किया जाता है। बाकी के सभी हित लाभों में और नगद लाभ दिया जाता है या इसका नगद भुगतान किया जाता है। बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ और चिकित्सा हित लाभ के लिए निर्धारित अवधि तक अंशदान दे चुकने की शर्त पूरी करनी आवश्यक है। लेकिन असक्तता हित लाभ, आश्रित हित लाभ और अंत्येष्टि खर्च के लिए अंशदान देना जरूरी नहीं होता है। ये हमारे अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समूहों के लिए दैनिक मानक मजदूरी के जो हित लाभ है उनकी दर दी गई है, जिसको मैंने तालिका में स्पष्ट कर दिया है। इसको आप अपने अध्ययन के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा आज अपन, और उसके पढ़ लीजिएगा। अपन उनकी बातें अलग प्रकार से करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1989 के पहले विभिन्न हित लाभों के लिए योग्यता की शर्तें, उनकी दरें, उनकी उपलब्धता की अवधि आदि अधिनियम में निर्धारित थी। अर्थात 1989 के पहले जो भी किस बंदे को हित लाभ मिलना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी रेट्स क्या है, उसकी टर्म क्या होगी, ये सारा एक्ट निर्धारित करता था। लेकिन 1989 के संशोधन के अनुसार इन्हीं सभी के निर्धारण की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न मजदूरी श्रेणियों के लिए दैनिक मानक हित लाभ की दरें तालिका में दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न हित लाभों की प्रकृति है, हित लाभ की जो दरें हैं और उनकी अवधि हैं तथा उनकी योग्यता है, उनकी शर्तों की विवेचना है। अब अपन आज ये जो हित लाभ है कि कौन कौन से हित लाभ है उनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे बीमारी हित लाभ की। बीमारी हित लाभ बीमाकृत कर्मचारी को बीमारी की अवस्था में नगद भुगतान के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाने पर देय होता है। बीमारी हित लाभ के लिए पात्रता की शर्तें, उनकी दरें और अवधि केंद्रीय नियमों में निर्दिष्ट की गई है। अर्थात जब कोई बीमाकृत व्यक्ति है, अगर वो बीमार हो जाता है तो एक निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अनुभव वाले व्यक्ति द्वारा ये सर्टिफाइड करने पर कि इसको ये बीमारी हुई है, इसकी ये मेडिकल है, तब उसको उसके द्वारा दी जाती है। किसी भी हित लाभ अवधि में बीमारी हित लाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कर्मचारी द्वारा अंशदान की अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के लिए अंशदान दे चुकना आवश्यक है। अर्थात बीमारी हित लाभ तभी पात्र मिलेगा व्यक्ति को जब वो कम से कम किसी उपक्रम में 78 दिनों तक अपना जो शेयर है वो दे चुका है। नए नियुक्त कर्मचारी के लिए जिनकी अंशदान की अवधि 156 दिनों से कम है, बीमारी हित लाभ की पात्रता के लिए ऐसी अंशदान अवधि में न्यूनतम उपलब्ध काम के दिनों के आधे के लिए अंशदान देना आवश्यक होता है। नंबर 2, बीमारी हित लाभ की दर। बीमारी हित लाभ बीमाकृत कर्मचारी की मजदूरी से सुसंगत दैनिक मानक हित लाभ दर से दिया जाता है। दिसंबर 2006 में निगम द्वारा इसे बढ़ाकर मानक हित लाभ की दर से 20% अधिक करने का निर्णय किया गया। बीमारी हित लाभ की अवधि। बीमारी हित लाभ किन्हीं 2 लगातार
हितलाभ अवधियों अर्थात एक वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए देय होता है। ये एक साल में अधिकतम 91 दिन लगभग 3 महीनों के लिए देय होता है, इसको ऐसा बोला जा सकता है। फिर है कि बीमारी हितलाभ प्राप्त करने वालों के लिए शर्तों का पालन। बीमारी हितलाभ पाने होने के लिए अग्रांकित शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। अधिनियम के अधीन स्थापित अस्पताल, औषधालय, क्लिनिक या अन्य संस्था या अन्य चिकित्सीय उपचार के लिए रहना तथा चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा परीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करना। उपचार की अवधि में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे स्वास्थ्य लाभ में बाधा पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा परिचारक या अन्य अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के बिना उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना जहां उपचार चल रहा हो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा परीक्षा के लिए तैयार रहना। अर्थात अगर आपको हितलाभ प्राप्त करना है तो आपको किसी डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करनी है। आपको कोई ऐसा उस अवधि में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपके हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचे। आपको वह जगह नहीं छोड़नी है जहां पर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर बीमा निगम कोई मेडिकल बोर्ड का गठन करे और वो आपकी कोई टेस्टिंग करवाना चाहे, कोई जांच करवाना चाहे, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो आपको उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा। इन शर्तों को आपको बीमारी हितलाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी स्थितियों में बीमारी हितलाभ देय नहीं होगा। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर हो जिसके लिए उसे मजदूरी मिलती हो धारा 63 के अंतर्गत, लेकिन हड़ताल के दिनों में उसे बीमारी हितलाभ मिल सकता है अगर वह निगम के अस्पताल या अन्य मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हो या आंतरिक रोगी के रूप में उपस्थित रहा हो। नंबर 2, वह किसी निर्दिष्ट बीमारी के लिए विस्तारित बीमारी हितलाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो या हड़ताल प्रारंभ होने के शीघ्र पहले बीमारी हितलाभ प्राप्त कर रहा हो। बीमारी हितलाभ आरंभिक 2 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के लिए भी सामान्यतः नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर बीमाकृत कर्मचारी को पिछली बीमारी दौर से 15 दिनों के अंदर पुनः बीमार प्रमाणित किया जाता है जिसके लिए बीमारी हितलाभ का भुगतान किया गया था, तो वह 2 दिनों की प्रतीक्षा के लिए भी अवधि के लिए भी भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि वर्धित बीमारी हितलाभ क्या होता है, कैसे मिलता है। वर्धित बीमारी हितलाभ परिवार कल्याण के लिए नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए दिया जाता है। इस हितलाभ के लिए भी अंशदायिनी शर्तें वही हैं जो बीमारी हितलाभ के लिए होती है। वर्धित बीमारी हितलाभ की दैनिक दर मानक हितलाभ दर की दुगनी होती है। नसबंदी के लिए वर्धित हितलाभ 7 दिनों के लिए तथा नलबंदी के लिए 14 दिनों के लिए देय होता है। ऑपरेशन के बाद जटिलताएं होने पर या बीमार पड़ जाने की स्थिति में इन अवधियों को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर वर्धित बीमारी हितलाभ अनुज्ञेय बीमारी हितलाभ की क्या होगा। ये जो है, जो अपने को कुल मिलाकर के जो 91 दिनों का बीमारी हितलाभ मिलता है, ये वर्धित बीमारी हितलाभ इस 91 दिनों के अलावा होता है। विस्तारित बीमारी हितलाभ विस्तारित ही कुछ निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित बीमाकृत कर्मचारियों को देय होता है। इस हितलाभ के हकदार होने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का 2 वर्षों तक लगातार बीमा योग्य रोजगार में रह चुकना तथा उसके द्वारा पिछले 4 अंशदान अवधियों में कम से कम 156 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान करना आवश्यक होता है। विस्तारित बीमारी हितलाभ पहले चरण में सामान्य बीमारी हितलाभ के 91 दिनों की समाप्ति के बाद 124 से 309 दिनों के लिए देय होता है, लेकिन दीर्घकालिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर इसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थात वर्धित बीमारी हितलाभ के लिए आपको पहले जो सामान्य बीमारी हितलाभ है 91 डेज तक का, तब तक की आपकी लीव सैंक्शन होगी। उसके बाद में इसको 309 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और अगर उसके बाद में सक्षम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की स्वीकृति पर इसको 2 वर्षों तक के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि प्रसूति हितलाभ क्या होता है। अभी मैंने आपको बीमारी हितलाभ के बारे में बताया कि किस किस प्रकार से बीमारी हितलाभ मिल सकता है, कब तक मिल सकता है, किसको मिल सकता है, कितने दिनों के लिए मिल सकता है। वर्धित बीमारी हितलाभ क्या होगा, अगर आप फैमिली प्लानिंग योजना में जाते हैं तो उसमें क्या होगा, फैमिली प्लानिंग योजना में अगर कोई जटिलताएं हो जाती है तब क्या स्थिति रहेगी। इन सारी बातों की चर्चा हमने अभी की। अब अपन बातचीत करेंगे
वो बातचीत करेंगे प्रसूति हित लाभ की। प्रसूति हित लाभ बीमाकृत स्त्री श्रमिकों प्रसवावस्था, गर्भपात तथा गर्भावस्था या प्रसवावस्था, बच्चे के अकाल जन्म या गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के लिए विहित प्राधिकारों के प्रमाणन पर निश्चित भुगतान के रूप में दिया जाता है। किसी हितलाभ अवधि में कोई बीमाकृत स्त्री श्रमिक प्रसूति हितलाभ की अधिकारिणी तभी होती है जब उसने पूर्ववर्ती 2 अंशदान अवधियों में कम से कम 70 दिनों के लिए अंशदान दिया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर जो मैटरनिटी लीव है वो केवल महिला श्रमिकों को दिया जाता है और उसका जो मैटरनिटी पीरियड है उसका गर्भपात है या गर्भावस्था के दौरान कोई उससे संबंधित कोई बीमारी है, बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ है, इनके कारण से जब किसी का प्रकार से कोई लाभ जो दिया जाता है वो प्रसूति हित लाभ के रूप में जाना जाता है। इसमें एक स्त्री को कम से कम पूर्ववर्ती 2 अंशदान जो अवधि है उसमें उसको कम से कम 70 दिनों के लिए उसको द्वारा अंशदान दिया जाना होना चाहिए। उस स्थिति में हमारे यहाँ पर जो प्रसूति हित लाभ है वो एक महिला को दिया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे अशक्तता हित लाभ की। थैंक्स टू ऑल मेंबर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल।